Hello everyone, I myself is Rohita Zangir, lecturer in chemistry from Sanskar Science Academy, गुढ़ाबोजी। तो स्टूडेंट, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नेम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर की इंट्रो की बात करें हम, इस चैप्टर में हमें क्या स्टडी करनी है। देखो, चैप्टर के नेम से पता लग रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मींस इलेक्ट्रो केमिस्ट्री मींस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड formed by two word electrode plus a chemistry। यहां इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोड का मतलब है, हिंदी भाषा में हम इसको कह सकते हैं, इलेक्ट्रोड का मतलब है छड़ से। अब ये छड़, देखो, छड़ का मतलब होता है, जैसा कि हम देखते भी हैं, कोई भी जो सेल होता है, उस सेल को निर्मित करने के लिए उस सेल में दो छड़ें होती हैं और उन दो छड़ों को हम बोलते हैं एनोड और कैथोड। तो यहां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रो जो जिससे वर्ड बना है इलेक्ट्रोड, उस इलेक्ट्रोड का मतलब है छड़ और केमिस्ट्री का मतलब हम निकालेंगे यहां से केमिकल रिएक्शन। तो ओवरऑल हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की परिभाषा ये निकाल सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रोड या छड़ों की सतह पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कैसे परिभाषित करें हम, तो हम बोलेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रोड या छड़ों की सतह पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दूसरी परिभाषा वो निकाल सकते हैं, जैसे मैं ये कहूंगा यहां पे कि वास्तव में विद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिनमें ऊर्जाओं के रूपांतरण को पढ़ा जाता है। ऊर्जाओं के रूपांतरण का मतलब एक ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित करना। तो इस आधार पर मैं फिर परिभाषा निकाल रहा हूं इसकी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, उससे शाखा या उसका अध्ययन हम रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसका नाम होता है विद्युत रसायन। तो दो परिभाषा निकाली हमने। एक तो ये बोला कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रोड या छड़ों की सतह पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा मैंने बोला कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, उससे भी हम कहते हैं विद्युत रसायन। जैसे मैंने लिखा रासायनिक ऊर्जा को किस में बदला हमने? विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को किस में बदला? रासायनिक ऊर्जा में। ये दोनों काम रसायन विज्ञान की कौन सी शाखा में होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन में। अब यहां से अपनी बात एक ये आएगी कि मैंने ये तो बोल दिया कि रसायन को या तो विद्युत में बदलो या विद्युत को रसायन में बदलो। अब ये बदलाव करने के लिए, रूपांतरण करने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उपकरण चाहिए, या कह दो कोई युक्ति चाहिए जो ये परिवर्तन भी तो करे। तो मैं क्या कह रहा हूं, ऐसी युक्ति या ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदले, उस उपकरण का नाम होता है सेल। क्या होता है उसका नाम? सेल। तो यहां से एक परिभाषा निकाली हमने। क्या परिभाषा निकालेंगे कि सेल क्या होता है? तो परिभाषा शायद आप ऊपर जो मैंने बताया उससे निकाल सकते हो कि सेल वह उपकरण या युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है।
रसायन को विद्युत ऊर्जा में और दूसरी बार बोला मैंने विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इस आधार पर हम ये कहेंगे कि जो सेल है वो सेल भी दो प्रकार के होते हैं। क्यों बताया मैंने दो प्रकार? क्योंकि मैंने विद्युत रसायन की परिभाषा भी तो दो प्रकार के रूपांतरण से दी है, रसायन को विद्युत में या विद्युत को रसायन में। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि जो सेल होते हैं वो सेल भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब बात अपनी ये आती है कि मैंने सेल बता दी दो प्रकार के हैं, लेकिन क्या परिवर्तन करूंगा मैं यहां से, ध्यान से देखना। जो सेल है वो सेल जब एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित करेगा तो इसके लिए उस सेल में ऐसा क्या है, उस सेल में ऐसा क्या मैटर है, क्या सब्सटेंस है कि वो एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ध्यान से सुनना एक बात को, एक जो सेल होता है उस सेल में मुख्य रूप से हमें तीन प्रकार की बातें पता होनी चाहिए कि उस सेल में एनोड क्या है, उस सेल में कैथोड क्या है और उस सेल में विद्युत अपघटय क्या है। इससे भी पहले मैं एक बात आपको फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि सेल के अंदर रसायन को विद्युत में और विद्युत को रसायन में जो रूपांतरण किया जा रहा है उस रूपांतरण के लिए सेल में आवश्यकता होगी मुख्य रूप से तीन पदार्थ, तीन बातों का। और वो तीन बातें कौन सी? एक हमें पता होना चाहिए कि उस सेल में एनोड क्या है, कैथोड क्या है। ध्यान दें ये एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड या छड़ ही है, और इलेक्ट्रोड या छड़ है तो मैं ये कहूंगा कि जो एनोड है वो सेल में क्या कार्य करेगा, जो कैथोड है वो सेल में क्या कार्य करेगा, और जो विद्युत अपघटय है वो क्या कार्य करेगा। तो एनोड जो है वो वास्तव में ये काम करेगा कि एनोड इलेक्ट्रोड परिपाटी के अनुसार ऑक्सीकरण अभिक्रिया को दर्शाएगा। कैथोड क्या करेगा? कैथोड इलेक्ट्रोड वास्तव में परिपाटी के अनुसार अपचयन को दर्शाएगा। तो इस आधार पर एक सेल में दो इलेक्ट्रोड जो है, जो कि एनोड और कैथोड है, उन पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होगी। वास्तव में एनोड इलेक्ट्रोड पर तो होगा ऑक्सीकरण और कैथोड इलेक्ट्रोड पर क्या होगा? अपचयन। ये दोनों अभिक्रियाएं एक सेल में होंगी, और अगर एक सेल में होंगी तो इसका मतलब ये निकला कि सेल में जो अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण प्लस अपचयन दोनों प्रकार की है। और इन दोनों प्रकार से मैं ये बोलूंगा कि इनका जो योग या ऑक्सीकरण प्लस अपचयन मतलब है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या नाम दे दिया मैंने? रेडॉक्स अभिक्रिया। ध्यान से देखना, जो मैंने सेल लिया है, सेल वह उपकरण या युक्ति है ना जो रसायन को विद्युत में या विद्युत को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो अब इस सेल में दो होते हैं क्या? छड़ होती है, दो छड़ होती है। एक छड़ का नाम तो होता है एनोड और दूसरी छड़ का नाम होता है कैथोड। एनोड छड़ पर अभिक्रिया होती है ऑक्सीडेशन की, और कैथोड छड़ पर अभिक्रिया होती है रिडक्शन की। रिडक्शन मतलब है अपचयन और ऑक्सीडेशन मतलब है ऑक्सीकरण। तो इस सेल में ये दोनों अभिक्रियाएं हो रही है, तो इन दोनों को हम एक साथ क्या बोल सकते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब ध्यान देना यहां से इस बात का कि सेल जो है उसमें होने वाली अभिक्रिया कौन सी हुई? रेडॉक्स अभिक्रिया। सेल वह उपकरण है जिसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें किसके अध्ययन के लिए? विद्युत रसायन के अध्ययन के लिए। तो मैं ओवरऑल यहां से एक बात निकालूंगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन का आधार कौन सी अभिक्रिया होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या ध्यान देना आपको? तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बने हैं। विद्युत रसायन क्या है? विद्युत रसायन का अध्ययन करने के लिए जो उपकरण चाहिए उस उपकरण का नाम क्या है?
और जो उपकरण आपने सेल ले लिया है उस सेल में होने वाली अभिक्रियाएं कौन सी है। तो आप ध्यान दें, क्या हमने जो परिभाषा के अनुसार छड़ पर होने वाली अभिक्रिया का अध्ययन किया या नहीं किया, और यह अभिक्रिया कौन सी है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जैसे क्वेश्चन किया मैंने, विद्युत रसायन का आधार कौन सी अभिक्रिया है, तो आपका आंसर क्या होगा कि विद्युत रसायन का आधार है रेडॉक्स अभिक्रिया। अब यहां से मैं स्टार्ट करता हूं सेल के प्रकार को। अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया है आपको कि सेल क्या है, और अब मैं कह रहा हूं सेल के प्रकार। बात करते हैं सेल के प्रकार की, सेल के टाइप्स की। तो ये सेल होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला सेल मैं लिख रहा हूं विद्युत रासायनिक सेल। कौन सा ले रहा हूं, विद्युत रासायनिक सेल। और इस विद्युत रासायनिक सेल का ही नाम क्या होता है, ये जो लिख रखा है मैंने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा सेल कौन सा लिख रहा हूं मैं, विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल जिसको बोल दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल कौन सा है, यह वह सेल होगा जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा। यह वह सेल होगा जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। और विद्युत अपघटनी सेल कौन सा है, यह विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेगा, रासायनिक ऊर्जा में। तो विद्युत रासायनिक का मतलब रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत अपघटनी का मतलब विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं सबसे पहले विद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इस सेल का मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, एग्जांपल लिया मैंने, डेनियल सेल या वोल्टा सेल या गैल्वेनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल का प्रकार ही है ये। नाम क्या बोला है मैंने, डेनियल, वोल्टा, गैल्वेनिक। डेनियल और वोल्टा साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको खोजा था, तो उनके सम्मान में ही इसका नाम डेनियल या वोल्टा सेल, और इसी को कहते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या होता है इस सेल में, यहां मैंने इस सेल की बनावट, ये सेल की क्या है, बनावट। जैसा कि आप देख रहे हो, सेल है, दिख रहे हैं इसमें आपको दो इलेक्ट्रोड। इस सेल में मैंने दो इलेक्ट्रोड ले रखे हैं, एक तो जिंक का है, एक क्या है, कॉपर का है। सेल की परिभाषा से आ गई बात। तीसरा मैंने कहा था विद्युत अपघटन इंपॉर्टेंट होता है, तो ये दोनों इसमें लिए गए विद्युत अपघटन, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट। अगली बात है, हम इस डेनियल सेल की पूरी स्टोरी बताएं, पूरी बात बताएं। तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। डेनियल सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है। यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। और इस सेल की जो बनावट है उसको मैं बताऊं यहां से कि इस सेल में दो पात्र होते हैं, एक ये पात्र है, एक ये पात्र है। प्रत्येक जो पात्र है उसमें एक इलेक्ट्रोड या एक छड़ लगी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी विद्युत रासायनिक सेल हो, कोई भी विद्युत रासायनिक सेल, ये डेनियल सेल के लिए ही नहीं कह रहा मैं, डेनियल सेल तो मात्र एक प्रकार है विद्युत रासायनिक सेल का। कोई भी विद्युत रासायनिक सेल हो, उसमें जिस धातु का इलेक्ट्रोड होता है उसी धातु से बना हुआ विलयन होना चाहिए। क्या बोला मैंने, डेनियल सेल तो मात्र एक प्रकार है विद्युत रासायनिक सेल का। कोई भी विद्युत रासायनिक सेल हो, यानी कोई भी ऐसा सेल हो जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है, उस सेल में जो दो छड़ होंगी, दो इलेक्ट्रोड होंगे, उसमें जो इलेक्ट्रोड होगा उसी इलेक्ट्रोड वाले धातु से बना हुआ उसमें क्या होना चाहिए, विलयन या विद्युत अपघटन होना चाहिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए यहां पे जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ है।
जिंक से, और ये विलयन भी जिंक का है। कॉपर का इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ रहता है। यहां इस सेल में जो जिंक का इलेक्ट्रोड है वो काम करता है किसका? एनोड का। और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो किसका काम करता है? कैथोड का। ये इलेक्ट्रोड है यहां पे। अब क्या किया, दोनों इलेक्ट्रोडों को एक एमीटर लगे चालक तार से जोड़ा जाता है। ध्यान देना, एमीटर हमेशा धारा को मापता है। एमीटर हमेशा धारा को मापता है, इसलिए इस सेल में फिलहाल हम देखना चाह रहे हैं धारा की दिशा को, क्योंकि एमीटर धारा की दिशा ही बताता है। ठीक है, और एमीटर हमेशा एक परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ता है, यह भी हम सबको पता होना चाहिए। तो ये जो एमीटर है ये वास्तव में क्या बताना चाहेंगे इससे हम? इस सेल में धारा की दिशा को। तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों को चालक तार, एमीटर लगे चालक तार से जोड़ा जाता है, और साथ ही साथ है अब दोनों विलयनों को एक किससे? उल्टे यू आकार की कांच की नली से जोड़ा गया है। उल्टे यू आकार की कांच की नली से जोड़ा गया है, जिसको कहते हैं लवण सेतु। क्या नाम है इसका? लवण सेतु या साल्ट ब्रिज। इस लवण सेतु में KCl और एगार KCl पोटेशियम क्लोराइड, एगार का पेस्ट भरा होता है। ध्यान देना, इसमें और भी ले सकते हैं विद्युत अपघट्य, तो पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको वास्तव में कहते हैं ना इंडियन साल्ट पीटर KNO3, या एगार जो होती है एक समुद्री खरपतवार, इनको भरा जाता है। अब ये पूरा जो मैंने आपको अरेंजमेंट बताया है, इनमें जो विद्युत अपघट्य ले रखे हैं हमने, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट। इसके जिंक सल्फेट के आगे मैंने लिखा हुआ है 1 M, मतलब क्या है? मोलरता है ये, और ये इसका मतलब है 1 मोल प्रति लीटर, और इसका मतलब भी क्या है? 1 मोल प्रति लीटर। समान सांद्रता है दोनों विलयनों की। ये तो मैंने दी इसकी बनावट। अब बात करता हूं मैं इसकी कार्यविधि की, यानी ये सेल कैसे कार्य करता है। तो ध्यान से देखना, यहां से थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्या कि इलेक्ट्रोड की सतह पर रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। परिपाटी के अनुसार एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है। तो देखिए ध्यान से, ये जिंक की छड़ है, ये जो विद्युत अपघट्य है जिंक सल्फेट का मतलब यही है क्या? Zn+2 और SO4-2। यहां ये कॉपर की छड़ है, विद्युत अपघट्य है क्या? Cu+2 SO4-2। बस विद्युत अपघट्य को आयनित ही करके दिखा रखा है यहां पे। अब आप ध्यान से देखना, जो एनोड इलेक्ट्रोड है उस पर कौन सी अभिक्रिया होगी? याद है मैंने बताया था ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से होता है, यानी कोई तत्व यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। या फिर यदि कोई तत्व अपने ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि करता है तो उसे भी ऑक्सीकरण कहते हैं। देखना, जिंक उदासीन है, और कोई भी उदासीन परमाणु जो होता है उसका ऑक्सीकरण अंक हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो जिंक है 0, और ये जिंक में यहां जिंक के ऊपर चार्ज कितना है? +2। ध्यान से देखना, जिंक का ऑक्सीकरण करेंगे तो जिंक प्लस ऑक्सीकरण अंक में जाना चाहिए कि माइनस में? ध्यान से समझना, कोई भी तत्व अपने ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि करता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और ऑक्सीकरण अंक वास्तव में किसी तत्व या किसी परमाणु पर लगा हुआ आवेश ही होता है। जिंक उदासीन है मतलब उसका ऑक्सीकरण अंक 0 है, और यह अपनी ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि करेगा तभी तो ऑक्सीकरण होगा। तो मैं जिंक को ऑक्सीकृत करने के लिए किस में बदल रहा हूं? जिंक से जिंक+2 में।
और जैसे ही जिंक जिंक +2 में बना तो जिंक इलेक्ट्रोड से क्या विलयन में आएगा +2 के रूप में। अगर मैं उल्टा दिखाता Zn+2 को Zn में ले जाता तो ये कभी ऑक्सीकरण नहीं होता, ये अपचयन होता, क्योंकि Zn से Zn+2 का मतलब है ऑक्सीकरण अंक में 0 से +2 की ओर गए। तो वृद्धि है कि कमी है? वृद्धि है। तो इस प्रक्रिया को मैंने यहां लिखा है, 1 नंबर लगा के लिखा एनोड इलेक्ट्रोड पर, एनोड इलेक्ट्रोड पर होने वाली अर्धसेल अभिक्रिया। तो बताइए मेरे को, मैंने इसको अर्धसेल क्यों बोला? क्योंकि ये पूरा सेल दोनों इलेक्ट्रोड और 2 पात्र से बना है। एक जो पात्र है वो मात्र अर्धसेल होगा। तो अर्धसेल अभिक्रिया लिखी मैंने, जो जिंक की छड़ थी वह ठोस अवस्था से किस में गई? Zn+2 में। और Zn+2 में गई तो इस जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। गणित में जो बराबर का चिन्ह होता है, रसायन विज्ञान में तीर का चिन्ह होता है। अगर मैं इस इक्वेशन में पक्षांतरण करूं इनका, तो क्या लिख सकता हूं? Zn सॉलिड -2 इलेक्ट्रॉन और कन्वर्ट होता Zn+2 में। लेकिन हमने उसी तरफ लिख दिया, मतलब है तो ऑक्सीकरण ना ये। देखना, देखें, मैं इसको ऐसा लिख सकता था, Zn सॉलिड -2 इलेक्ट्रॉन Zn+2, और आयन हमेशा एक्वस होता है। Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण। अब जैसे ही जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, Zn+2 यहां आ गया, तो कह दूं क्या कि विद्युत अपघटे जो है उस पर धनावेश आ गया। समझ में आ रही है बात, क्यों मैंने धनावेश बताया? जब अभिक्रिया नहीं हुई थी तब Zn+2 और SO4-2 एक दूसरे के आवेश को संतुलित कर रहे थे। लेकिन जैसे ही Zn से Zn+2 विलयन में गया, विलयन पर धनावेश बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? साथ ही जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं वो कहां है? वो कहां दिखाएं? तो वो इलेक्ट्रॉन रह गए इस छड़ के ऊपर, इस तरह से। तो इस आधार पर छड़ क्या ऋणावेशित हुई या नहीं हुई, और विलयन क्या धनावेशित हुआ या नहीं हुआ? तो याद रखना इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट है। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड को ही क्या बोला जाता है? ऋणाग्र। ये ऋण चिन्ह क्यों आया? Zn+2 में गया तो Zn+2 विलयन तो धनावेशित हो गया, लेकिन जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले वो इलेक्ट्रॉन तो छड़ पर ही रह गए ना, और छड़